हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो फिजिक्स का पहला अध्याय है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके अंतर्गत कितने फार्मूले आते हैं जो कि हमारे न्यूमेरिकल को लगाने में मदद करते हैं। यदि आपको कोई अलग अलग जैसे वीडियो में आपको अलग अलग फार्मूले बताएंगे तो आपको उससे नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा लेकिन उतना समझ में नहीं आएगा जितना कि आपको एक ही वीडियो में एक चैप्टर के पूरे फार्मूले क्लियर कर दिए जाए। तो मैं वही आपको बताने वाला हूँ, यानी आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि एक वीडियो में एक चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इससे जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं वे किस फार्मूले पर आधारित होते हैं उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। यानी सभी फार्मूले के बारे में आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। यदि आप भी ऐसा चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहली जो हमारी टॉपिक है, हम लोग पहले पढ़ेंगे कि दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र के लिए फार्मूला क्या होता है, मैं आपको एक एक चीजें डिस्कस करके बताऊंगा। जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र का फार्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यानी मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा कि यहाँ पर v क्या है, u क्या है, f क्या है, इन सब चीजों के बारे में भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। यानी पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर यह दर्पण सूत्र का फार्मूला आ गया, यानी जब भी न्यूमेरिकल कहेगा उसमें कहेगा कि दर्पण सूत्र लगाइए तो हम लोग इसी फार्मूले का वहां पर यूज करेंगे। याद रखिएगा कि दर्पण सूत्र में यहाँ पर प्लस होता है जबकि लेंस में यहाँ पर माइनस होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एफ का मतलब क्या है। एफ का मतलब है फोकस दूरी। क्या मतलब है? फोकस दूरी, फोकल लेंथ। जबकि यहाँ पर v जो है यह क्या है, यह जो v है यह प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी है। क्या है? प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी है। प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी है। और यहाँ पर u क्या है, u जो है यहाँ पर क्या है, वस्तु की ध्रुव से दूरी। यानी f जो है उससे हम लोग फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी कहेंगे। जबकि जो v है यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी है। और जो u है यह वस्तु की ध्रुव से दूरी है। किसमें? दर्पण में, वस्तु की ध्रुव से दूरी। यानी तो ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। यदि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं तभी आप न्यूमेरिकल को लगा पाएंगे, वरना आपको बहुत ही कठिनाई होगी प्रश्नों को समझने में। आगे चलकर प्रश्न घुमा घुमा कर आएंगे तो आपको दिक्कत होगा प्रश्नों को सॉल्व करने में। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छी तरह से उस प्रश्न को लगा सकते हैं। यहाँ पर दर्पण सूत्र में मैंने आपको बता दिया कि दर्पण सूत्र का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जहाँ पर f जो होता है इसे फोकस दूरी कहते हैं, फोकल लेंथ। जबकि जो v है यह प्रतिबिंब की वस्तु ध्रुव से दूरी है। जबकि u जो है यह वस्तु की ध्रुव से दूरी है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर लेंस सूत्र क्या होता है। लोग लेंस सूत्र के बारे में भी बात करते हैं। लेंस सूत्र, आप ये याद रखिएगा कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वह दर्पण से होता है, यानी परावर्तन की घटना दर्पण से होती है। जबकि लेंस से क्या होता है, अपवर्तन की घटना होती है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। बन भी सकता है बहुविकल्पी में कि जो लेंस से कौन सी घटना होती है, तो लेंस से अपवर्तन की घटना होती है। जबकि जो प्रकाश दर्पण से क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि लेंस का सूत्र क्या होता है। तो लेंस का सूत्र भी यही होता है, यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। यानी लेंस सूत्र भी यही होता है, यही होता है। जहां पर क्या कि जहां पर यह जो एफ होती है यह क्या होती है, फोकल दूरी होती है। जबकि जो वी होती है यहाँ पर
दर्पण में आप लोग याद रखिएगा कि ध्रुव होते हैं, जबकि लेंस की बात करें तो वहां पर ध्रुव की जगह प्रकाशीय केंद्र होता है। अब प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं? लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश किरण अपने पथ में बिना परिवर्तित किए हुए गुजरती है उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर यफ जो है, यहाँ पर भी फोकस दूरी है, जिसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं अंग्रेजी में, फोकस दूरी है। और यहाँ पर जो वी है, यह क्या है? प्रतिबिंब की प्रकाशीय केंद्र से दूरी। आप यहाँ पर यदि ध्रुव बोलते हैं तो यह गलत रहेगा, यहाँ पर आपको प्रकाशीय केंद्र बोलना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर जो यू है, यह क्या है? वस्तु की प्रकाशीय केंद्र से दूरी। यहाँ पर आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। क्या 3 पॉइंट है? कि लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर यह जो है यह फोकस दूरी को, और जो भी है यह प्रतिबिंब की प्रकाशीय केंद्र से दूरी है, जबकि यू जो है यह वस्तु की प्रकाशीय केंद्र से दूरी है। यहाँ पर एफ जो है फोकस दूरी है, बी जो है प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी है, यू वस्तु की ध्रुव से दूरी है। यहाँ पर दो आपको फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। मैंने बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट बताए। आखिर यहाँ पर ये चीजें लिखी हैं तो इनका मतलब क्या है? नहीं तो मैं चाहता तो आपको केवल यही लिखाकर चला जाता, लेकिन समझना जरूरी है। यदि आपके सामने प्रश्न आएगा तो आप उसे समझ के ही लगाएंगे। यदि आपको समझ में आ रहा है तभी आगे आप उसका आंसर सॉल्व कर पाएंगे, नहीं आ रहा है तो आप वहीं पर अटक जाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कौन सा फार्मूला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले, फार्मूलों को बताने से पहले मैं आपको एक चार्ट बता दे रहा हूँ। चार्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दर्पण के लिए और लेंस के लिए मैं आपको एक चार्ट बता दे रहा हूँ। यहाँ पर दर्पण, यहाँ पर लेंस। आप लोग ये याद रखिएगा कि जो अभी बता रहा हूँ, यहाँ पर अवतल लेंस, अवतल दर्पण, जबकि उत्तल लेंस। जो अवतल दर्पण कार्य करता है वह उत्तल लेंस कार्य करता है, यानी ये इसका विपरीत होता है। जो उत्तल दर्पण कार्य करता है वह अवतल लेंस कार्य करता है। ये याद रखिएगा, इन दोनों में विपरीत होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनमें कौन धनात्मक होता है, कौन ऋणात्मक होता है। यानी आपका जब प्रश्न आए तो जब आपके प्रश्न का उत्तर आ जाए तो आप इससे मिलान कर सके क्या मेरा आंसर सही है या फिर गलत है। बहुत से बच्चों को आंसर आ जाता है और फिर भी उनके मन में यह डाउट रहता है कि क्या हमारा प्रश्न सही है या फिर गलत है। उसी चीज को चेक करने की मैं यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ। यदि ये चीजें आपकी आ रही है तो आपका जो प्रश्न का उत्तर है वह सही है, यदि नहीं आ रही है तो आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो गलत है। आपको ये चीजें ध्यान देनी होगी। यानी यह माइंड मैप आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वस्तु है, जो भी होता है भी। अब अवतल यू, पहले हम लोग वस्तु की बात करते हैं। आखिर वस्तु क्या होती है? यहाँ पर वस्तु की बात करें तो वस्तु जो होता है यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप किसी वस्तु को रखेंगे, वह दर्पण हो चाहे लेंस हो, उसके बाईं तरफ ही रखेंगे। यानी वह जो होगा वह ऋणात्मक ही होगा, चाहे वह अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण कहीं पर भी हो, वह सदैव क्या होगा? ऋणात्मक होगा। वह सदैव ही ऋणात्मक होगा। याद रखिएगा, वस्तु की दूरी सदैव क्या होती है?
ऋणात्मक होती है। जबकि v जो होता है, v यानी मैंने आपको आगे भी बता चुका है कि जो v होता है वह प्रतिबिंब की दर्पण से ध्रुव की दूरी होती है, और लेंस की बात करें तो उसके प्रकाशीय केंद्र से की दूरी होती है। अब हम लोग v के बारे में बात करते हैं। यानी v जो होता होगा वह अवतल दर्पण में कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, और उत्तल दर्पण में कब धनात्मक ऋणात्मक होगा। तो आपको याद रखनी है कि अवतल दर्पण में वस्तु की 6 स्थितियां होती हैं। जब जो प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक बनेगा तो जो वस्तु जो हमारा इसका जो चिन्ह होगा वह सदैव क्या होगा, यानी जब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक बनेगा तो ऋणात्मक बनेगा, यानी ऋणात्मक होगा। यहाँ पर मैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी आपका जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक बन रहा है और आपका आंसर माइनस में आ रहा है, तब वो सही है। फिर अगर हम बात करें और एक, जैसे कि एक शर्त होती है जिसमें क्या होता है कि जब धनात्मक होता है, धनात्मक कब होगा, जब वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह दर्पण के ध्रुव के दाहिनी तरफ बनेगा, यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो जो वस्तु, जो प्रतिबिंब की दूरी है वह कौन धनात्मक में आएगी। लेकिन उत्तल में क्या होता है, उत्तल में ऐसी कोई भी चीजें नहीं होती। उत्तल में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होता है वह सदैव क्या बनता है, आभासी बनता है। उसमें केवल एक ही शर्त होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर धनात्मक में आ जाएगा, धन में आ जाएगा, यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वहां पर सदैव आभासी प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में। यदि आपका प्रतिबिंब आभासी बन रहा है और धनात्मक में आंसर आ रहा है तो मान लीजिए कि आपका आंसर सही है, यदि ऋणात्मक में आ रहा है तो आपका आंसर गलत। फिर यहाँ पर हम बात करें एफ की, तो एफ जो होता है वह अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। याद रखना है आपको, यह बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। और उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, धनात्मक होता है। अब आई की बात करें, आई क्या होगा, आई यानी क्या होता है, आई यानी इमेज। इमेज आपका कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है या फिर आभासी। याद रखिएगा कि जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो वस्तु के सापेक्ष क्या होगा, सदैव उल्टा होगा, जबकि आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वह वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा होगा। तो जब प्रतिबिंब जो है वह सीधा बनेगा, सीधा बनेगा तो क्या होगा कि धनात्मक होगा। धनात्मक कब होगा, जब प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, सीधा यानी आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी यानी सीधा बनेगा, सीधा यानी आभासी बनेगा। और जबकि जब प्रतिबिंब हमारा ऋणात्मक कब होगा, जब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक यानी क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा यानी वास्तविक बनेगा, वास्तविक यानी उल्टा बनेगा। जब बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, और यहाँ पर ओ जो होता है, ओ यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु होती है जो क्या होती है, सदैव ऊपर ही रखी रहती है। यानी मान लीजिए यहाँ पर दर्पण है तो वस्तु सदैव यहीं पर रखी जाएगी, न कि यहाँ पर रखी जाएगी। यह तरीका गलत है, यह सही है। इसलिए हम जानते हैं कि जो हमारा वह होता है, यानी दर्पण के ध्रुव के ऊपर की ओर मापी गई जो दूरियां होती है धनात्मक होती है, यानी ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होंगी, तो यह सदैव क्या होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक लेंगे ओ को। अब यहाँ पर बात करें तो आई क्या होगा, आई के लिए एक ही शर्त है, यहाँ पर प्रतिबिंब सदैव आभासी बन रहा है, इसलिए आभासी होगा तो वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा होगा। सीधा में होगा तो कैसा होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि आभासी बनेगा। याद रखिएगा। फिर यहाँ पर वस्तु की बात करें तो यहाँ पर भी वस्तु कैसा होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि वस्तु सदैव ऊपर की ही ओर रखी जाती है, न कि नीचे की ओर रखी जाती है। आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। यदि आप इन चीजों को अच्छी तरह से पकड़ पा रहे हैं तो आपका न्यूमेरिकल बहुत अच्छा जाएगा। आप एक भी प्रश्न नहीं गलत करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा, यहाँ तक कि आप दूसरे को भी बता सकते हैं, आप यदि ये सब चीजें समझ जाते हैं तो। यानी u का जो मान है वह ऋणात्मक होगा,
अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों के लिए, जबकि v का जो मान होगा वो ऋणात्मक होगा जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, जबकि उत्तल दर्पण में धनात्मक होगा जब प्रतिबिंब वो आभासी बनेगा, और यहाँ पर धनात्मक होगा जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और यह फिर ऋणात्मक होगा जबकि उत्तल में धनात्मक होगा। आई क्या होगा, धनात्मक होगा जब प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आभासी बनेगा यानी सीधा बनेगा वस्तु के सापेक्ष, और ऋणात्मक कब होगा, जब वास्तविक यानी उल्टा बनेगा। और यहाँ पर सदैव प्रतिबिंब आभासी यानी वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा बनता है, इसलिए जो प्रतिबिंब होगा वह धनात्मक होगा, और यहाँ पर ऊपर की ओर बनेगा, सीधा बनेगा, और यहाँ पर जो O है वह सदैव धनात्मक होता है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये सब चीजें समझना बहुत डिफिकल्ट है। यदि आप समझ जाते हैं तो आप अपने को बहुत भाग्यशाली मानिए कि आप पहली बार में ही ये सब चीजें समझ जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे की जैसे कि माइंड उतना विकसित नहीं होता कक्षा 10 तक कि वह इन सब चीजों को समझ पाए। आप समझ जा रहे हैं तो आप अपने को बहुत तेज दिमाग खा समझिए। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि यू यानी वस्तु की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी, यहाँ पर सदैव ऋणात्मक होगा अवतल दर्पण या फिर चाहे उत्तल दर्पण, दोनों में ऋणात्मक होगा, दोनों में ही क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब हम लोग v की बात करते हैं, v में क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें उल्टा होता है, जैसे कि लेंस हमने उत्तल लेंस बना लिया, यहाँ पर मैंने किसी वस्तु को रख दिया, इधर बनेगा तो वास्तविक बनेगा यानी, और इधर बनेगा तो आभासी बनेगा, इधर बनेगा तो वास्तविक बनेगा, इधर बनेगा तो आभासी बनेगा। अवतल दर्पण में हम जानते हैं कि एक ही कंडीशन होती है, जब वस्तु कहाँ पर रखी होती है, अनंत पर रखी होती है। तो अनंत पर रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है सदैव यहाँ पर, और जब प्रतिबिंब अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पर भी धरी होती है, अवतल दर्पण की बात करें या तो उत्तल लेंस है, हम अवतल लेंस की बात करें, यहाँ पर हमने किसी वस्तु को रख दिया, ये अनंत है, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र है, इसके बीच में किसी भी वस्तु को रखेंगे तो इधर ही बनेगा यानी इन दोनों के बीच में ही बनेगा, आभासी बनेगा। यहाँ पर कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी बनने के कारण क्या होंगे, इधर ऋणात्मक होगा यानी ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। ऋणात्मक कब लेंगे, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, हमारा आभासी बन रहा है। याद रखिएगा, आपको बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर दो कंडीशन होगा, जैसे हमारे यहाँ पर अवतल में हुआ था इस तरह से उत्तल में होगा, यहाँ पर जो उत्तल में हुआ था यहाँ पर अवतल में होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर दो कंडीशन होगा, जब प्रतिबिंब दर्पण के दाहिनी तरफ बनेगा तो प्रतिबिंब जो होगा वह धनात्मक होगा, यानी तब धनात्मक कब होगा, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, जब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। जबकि जब प्रतिबिंब जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो कैसा होगा, ऋणात्मक चिन्ह के साथ उसे लिखा जाएगा, आभासी, तो उसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एफ क्या होती है। एफ जो होता है अवतल लेंस में ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल लेंस में क्या होता है, धनात्मक होता है। आपको याद रखना है। फिर आपको यहाँ पर वस्तु के बारे में रखना है। हम जानते हैं कि जब प्रतिबिंब अवतल दर्पण के लिए एक ही कंडीशन है कि जो प्रतिबिंब होगा वह आभासी बनेगा। हम जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब के सापेक्ष वस्तु जो होता है वह कैसा होता है, सीधा होता है, यानी सीधा होगा तो कैसा होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक का कारण क्या है, सीधा बन रहा है, सीधा बोलिए या फिर आभासी बोलिए, दोनों काम चल जाएगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन होंगे, एक तो वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा तो ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक कब होगा, जब उल्टा बनेगा, जब उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। जबकि जब प्रतिबिंब जैसे कि धनात्मक का वो चिन्ह कब लगेगा, जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा। अब हम वस्तु के बारे में बात करते हैं। वस्तु को आप लोग जानते ही हैं कि वस्तु जो होता है वो सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक
सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। मैंने आपको हर एक चीज के बारे में बताया है, एक भी चीजों को मैंने यहाँ पर छोड़ा नहीं है। अब हम लोग आगे की और जितने फार्मूले हैं उनके बारे में बात करेंगे। ऐसे एक में मिलेगा नहीं और आपको लिखने में आसानी होगी। इस तरह से आपको करना है। इस तरह से आप इसे समझ लेते हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा न्यूमेरिकल को लगाते समय। अब हम लोग आवर्धन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया है। अब आवर्धन की ओर बढ़ते हैं। आखिर आवर्धन क्या करना चाहता है? आवर्धन का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। आवर्धन का मतलब होता है ना कि जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या करते हैं? आवर्धन करते हैं। आवर्धन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा का उस कंफ्यूजन को मैं क्या करूंगा? दूर करूंगा आपकी। आवर्धन, आवर्धन क्या होता है? आवर्धन यानी देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या करते हैं? आवर्धन करते हैं। अब आवर्धन बराबर होता है, इसे एम से व्यक्त करते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। इसका होता है आई बटे ओ। आई जहां पर क्या है? इमेज, इमेज यानी प्रतिबिंब। इमेज यानी क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब। ओ यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या करते हैं? आवर्धन करते हैं, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन करते हैं। अब ये दो जैसे दर्पण और लेंस के लिए अलग अलग होते हैं, उसमें अलग नहीं होगा, केवल चिन्ह का फर्क होगा। आपको ये चीजें पहचान लेनी पड़ेगी, वरना आप गलत करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में। दर्पण के लिए क्या होता है? दर्पण के लिए जो होता है वह होता है m बराबर माइनस वी बटे यू, यानी यहाँ पर माइनस रहेगा। और दर्पण के लिए यहाँ पर चिन्ह जो होगा वह ऋणात्मक होगा, जबकि लेंस के लिए क्या होगा? यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होगा, अन्य अर्थात यहाँ पर क्या होगा? धनात्मक होगा। यम बराबर वी बटे यू। यहाँ पर आप प्लस लिख देंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि पैसे को दिखाया नहीं जाता है, पैसे को अंदर रखा जाता है। वही बात है यहाँ पर कि इसके आगे प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, इसके आगे माइनस है, यानी दर्पण के लिए माइनस रहेगा, लेंस के लिए प्लस रहेगा। आपको ये चीजें याद रखनी है। यहाँ पर मैंने बता दिया कि आई माने इमेज, इमेज माने प्रतिबिंब, ओ माने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, भी प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी या फिर लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी, यू यानी वस्तु की ध्रुव से दूरी या फिर प्रकाशिक केंद्र से दूरी। यानी मैंने आपको इतना चीजें बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता, आखिर लेंस की क्षमता होती क्या है? लेंस की क्षमता के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित तथा अपसरित करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। या फिर इसके फार्मूले को देखकर भी आप इसका परिभाषा को स्वयं से बना सकते हैं। मैं आपको इस तरह से भी बताया हूँ कि लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित, अभिसरित यानी विभिन्न जगहों से प्रकाश किरणें आ रही हैं, एक जगह पर इकट्ठा करना, और अपसरित यानी अपसरित, अपसारना यानी पसारना, प्रकाश किरणों को फैलाना और बटोरने की क्षमता जो होती है वही क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। अब लेंस की क्षमता को हम लोग P से व्यक्त करते हैं। P बराबर 1/f होता है। अब इसके सूत्र को हम लोग, इसकी परिभाषा को इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं। किस तरह से? देखिए कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम, जैसे कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी 1/, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। आप इस तरह से भी व्यक्त करते हैं। आप यह फार्मूला कब लगाएंगे? जब क्या होगा? जब एफ, एफ क्या होगा? मीटर में होगा। एफ यानी फोकल दूरी, यानी फोकस दूरी, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी मीटर में हो। जब आपका एफ यानी फोकल लेंथ क्या हो? मीटर में हो, तब आप P बराबर 1/f का फार्मूला लगाएंगे। लेकिन आप P बराबर 100/f का फार्मूला कब लगाएंगे? जब आपका क्या होगा कि जो f है यानी फोकल दूरी, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, जब f क्या हो?
सेंटीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो। आपको तब ये चीजें लगानी है, यानी जब आपका फोकल लेंथ यानी फोकल दूरी सेंटीमीटर में हो तो आपको P बराबर 100/F लगाना है। जब मीटर में हो तो आपको क्या करना है, P बराबर 1/F लगाना है। इससे आपके प्रश्न भी, जैसे कि जो इस पर आंकिक प्रश्न आते हैं आपके, वे सही हो जाएंगे। इससे जुड़ी और भी चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगा। लेंस की क्षमता का मात्रक, मैं आपको मात्रक के बारे में बता देता हूँ कि आखिर इसके मात्रक कौन कौन से होते हैं। मात्रक एक होता है डायोप्टर, डायोप्टर, और एक होता है हमारे पास मीटर, -1, या फिर प्रति मीटर। ये तीन मात्रक आपको याद रखने हैं। अब डायोप्टर को आपको तो मालूम ही होगा। मीटर, मीटर -1 आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मीटर में मान लीजिए तो क्या होगा, 1/मीटर। यदि देखिए यहाँ पर 6+ है, ऊपर मान लीजिए कि ऊपर माइनस था। हम लोग जानते हैं कि जब किसी घात, किसी के पावर माइनस में हो उसे नीचे लाते हैं तो प्लस में हो जाता है। वही बात यहाँ पर है कि 1/m था यानी प्लस में था, जब इसे हम लोग सीधे किए तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1/m प्लस में है और यहाँ पर 1/m माइनस में। जब हम लोग जानते हैं किसी की घात माइनस में हो, उसे यदि हम बटे में लेके आते हैं तो उसकी घात जो होती है वो प्लस में हो जाती है। वही चीजें यहाँ पर करके मीटर -1 बताई गई है। और प्रति मीटर, इसके 3 मात्रक हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, डायरेक्टर तो कोई भी जानता होगा, प्रति मीटर भी आप जानते होंगे, लेकिन यह अभी तक पूछा नहीं गया है। पूछे जाने की ज्यादा चांस है, इसलिए इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लोग कर लीजिएगा। आज के इस सेशन में हमने आपको उन सारे फॉर्मूलों के बारे में बताया जो कि बोर्ड एग्जाम में जिस पर न्यूमेरिकल आते हैं, इस बार भी आया था। मैंने आपको उससे जुड़ी हर एक छोटी मोटी बातों को बताया, जैसे कि मात्रक हो गई। इन सब चीजों के बारे में कोई आपको उतना विस्तार से नहीं बताएगा जितना कि मैं आपको बता रहा हूँ। आपको हर एक चीजों के बारे में बताया कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा, एक एक वर्ड का मतलब बताया। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में यह जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।